नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में हम रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन नंबर 109 तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 110 से आज स्टार्ट करते हैं। तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो तीन संख्याएं क्या होगी, 5x, 6x और 7x। यदि उन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए, इन तीनों का जो गुणनफल है ना वो क्या होगा, 5x इंटू 6x इंटू 7x। कितना दिया हुआ है हमें, 5670। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 5 इंक 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210, और साथ में तीनों में x है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5670। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 567/21। इसको आप काटिए, दो बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, दो बार। क्या आएगा, 42, क्या बचेगा 147। 147 में वापस कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो क्या आया है हमारे पास, एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 27। इनका आप क्यूब रूट कर दीजिए, ठीक है, इनका घनमूल ले लीजिए तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है हमारे पास, 7x। तो 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, x की वैल्यू 3 आई है ना, तो ये क्या आ जाएगा 21, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है ये हमारे पास, 21। ठीक है, कोलकाता से किसी स्थान के बस भाड़े का रेल भाड़े से अनुपात 3:4 है। ठीक है, मतलब बस बस का फेयर और रेल का जो फेयर है ना, इसका अनुपात कितना दे रहेगा हमें, 3:4। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि रेल भाड़े में 20% तथा बस भाड़े में 10% की वृद्धि की जाए तो बस भाड़े का रेल भाड़े से नया अनुपात क्या होगा। देखिए रेल भाड़े में कितनी वृद्धि कर रहा है, 20%। मतलब आप डायरेक्ट यही वृद्धि कर सकते हैं ना, अनुपात आप इसको 3 मान लीजिए, उसको 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब 4 में आप 20% की वृद्धि करोगे तो 4 का 20% क्या निकल के आएगा, 0.8। तो ये कितना हो जाएगा, 4.8। और जब आप इसमें कितने की वृद्धि, बस भाड़े में कितने 10% की वृद्धि हो रही, तो 3 में अगर 10% की वृद्धि होगी तो कितना बढ़ेगा, 0.3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3.3। तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, 3.3 अनुपात 4.8। देखिए दशमलव हटा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 33:48। 3 से भाग दे दीजिए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 11:16। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब नया अनुपात क्या निकल के आया हमारे पास, 11:16। 6,800 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी के 2/3 भाग के बराबर, मतलब बी का 3 होगा तो ए को कितना मिला होगा, 2। मतलब ए अनुपात बी कितना निकल के आ गया, अगर ए बी की वैल्यू 3 है तो ए को कितना, 2 मिला होगा ना। ठीक है, तथा बी को सी के 1/4 के बराबर, बी को सी के 1/4 के बराबर, मतलब सी की वैल्यू अगर 4 है तो बी की कितनी, 1 रही होगी। तो बी अनुपात सी कितना है हमारे पास, 1:4। यही वैल्यू है ना। अब आगे देखिए वो क्या कह रहा है कि तो बी का भाग क्या है, तो सबसे पहले हमारे को क्या होगा, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा ना। तो निकाल लीजिए, ये क्या आएगा, देखिए ए और बी, ए बी अनुपात कितना है, 2:3। बी सी अनुपात कितना है, 1:4। तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कराइए पूरे से, तो क्या आ जाएगा ये 2:3, और इसको पूरे से तो ये तो क्या 3 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 12। मतलब ए अनुपात बी अनुपात क्या, सी क्या निकल के आया, 2:3:12। हमें किसका भाग निकालना है, बी का भाग निकालना है। टोटल अमाउंट कितना दे रहेगा, 6,800। किसका निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं ना। तो बी का अनुपात कितना हमारे पास, 3। और अनुपातों का योग कितना, 2 और 3 5, 5 और 12 17। इससे भाग लगा दीजिए, 17×4 = 68। तो ये कितना आएगा, 400। तो बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास यहाँ, 1,200 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, मतलब नाबालिग कितने हैं। अब देखिए 3:2, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है हमारे पास, 3:2। अब देखिए इसका मैं अगर परसेंटेज निकालने बैठूंगा 3 और 2 का तो थोड़ा मेरे को काटने में परेशानी होगी। तो आप इसको तो 30 मान लीजिए लड़कों को, और लड़कियों को क्या मान लीजिए, 20 मान लीजिए। ये भी तो 3:2 में ही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है। तो लड़के जो बालिग हैं वो कितने हो जाएंगे, 20% है ना। तो 30 का 20% कितना निकल गया, 6। तो नाबालिग कितने हो जाएंगे, 30 में से 6 गए तो बच्चे कितने, 24 नाबालिग है। ठीक है, इसी प्रकार लड़कियों में बालिग कितनी है,
25% लड़कियां बालिग है, तो 20 का 25% क्या निकल के आएगा? 5। तो ये बालिग तो कितनी है, लड़कियां गई 5, और नाबालिग कितनी निकल के आ जाएगी? 20 में से 5 घटाओगे तो कितना? 15। मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास? 30 और 20 कितने? 50 तो टोटल विद्यार्थी है ना। और नाबालिग कितने होंगे? नाबालिग 24 और 15 कितने? 24 प्लस 15 39। 24 तो लड़के नाबालिग हैं और 15 लड़कियां नाबालिग हैं। अब मुझसे पूछा क्या है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, मतलब कितने बालिग, कितने नहीं है? 39 नहीं है। कितने में से नहीं है? 50 में से नहीं है, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा कितना? ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? 78%। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है, तो ठीक है मान लेते हैं। ए की तो क्या है? 4x, और बी की कितनी है आय है? 3x है वार्षिक आय। अब वो क्या कह रहा है कि उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। ठीक है, व्यय का अनुपात क्या आ गया हमारे पास? 3:2। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करें। अब देखिए आय क्या होती है हमारे पास? बचत प्लस व्यय, यही होता है ना, बचत प्लस व्यय। हमें क्या दे रखा है? बचत दे रखी है। तो देखिए अगर मैं 4x में से अगर क्या दे रखी बचत 60,000 माइनस कर दूं, और नीचे बी की भी यही कंडीशन रख देते हैं, बी ने भी तो इतने की बचत करी है। ठीक है, तो इनका व्यय का रेशियो कितना आया? 3:2। यही तो आएगा ना। आय में से अगर आप बचत माइनस करोगे तो क्या व्यय आएगा ना। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये तो क्या आएगा? 8x माइनस का 1,20,000 आ जाएगा। 60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या वैल्यू आएगी? 9x माइनस का 1,80,000। ठीक है, अब देखिए 8x को इधर भेज दीजिए तो 9x में से जब 8x माइनस होगा तो क्या बचेगा? केवल x। और ये इसको इधर भेज दीजिए, प्लस का 1,80,000 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 60,000। मतलब x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 60,000। तो पूछा क्या है कि a की वार्षिक आय कितनी होगी, तो a की वार्षिक आय हमारे पास क्या थी? 4x थी ना। तो 4 को आप 60,000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। x की वैल्यू 60,000 ही आई थी ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2,40,000। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ए की वार्षिक आय कितनी है? 2,40,000। एक प्रकार के द्रव में 20% जल और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। ठीक है, तो दो प्रकार के द्रव हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहला अगर 100, दोनों की 100 क्वांटिटी मान लेते हैं, परसेंटेज में दे रखा है ना। तो ठीक है, तो पहले में वाटर कितना आ जाएगा हमारा? 20% है तो 20, और दूसरे में 35% है तो कितना? 35। और जो अदर जो भी क्वांटिटी होगी वो कितनी बच जाएगी? 80। और इधर कितनी बच जाएगी? 65। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पहले द्रव का 10 अंश, मतलब इसका तो 10 अंश, और दूसरे द्रव के 4 अंश को मिलाकर गिलास में डाले तो गिलास के मिश्रण में कितने प्रतिशत जल होगा। ठीक है, जब हम इसकी 10 क्वांटिटी डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 और 800। और इसका 4 क्वांटिटी डालेंगे तो 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 70, 70 70 140। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 65 130 और 260। तो ठीक है, ये तो टोटल वाटर, और ये जो भी कुछ अदर चीज़ रही होगी उसके साथ वो हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 340। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1060। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है हमारे पास? 1400 आ रही है ना। अब आप एक चीज़ देखिए, पूछ क्या रहा है कि गिलास के मिश्रण में कितना प्रतिशत जल है, मतलब जल कितना है? 340। टोटल मिश्रण कितना है? 1400। तो निकाल लीजिए 340 1400 का कितना प्रतिशत होगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकालना है ना। तो ठीक है, ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? 340/14। अब देखिए 340 में जब आप 14 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 बार जाएगा, क्या आएगा? 28। फिर क्या बचेगा? 6 जीरो कितने बार जाएगा? 4 बार, कितना आएगा? 56। क्या बचेगा? 4। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? ये क्या आ जाएगा? 24 सही शेषफल कितना? 4/14। तो इसको और आगे अगर आप शॉर्ट शॉर्ट में करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 24 सही 2/7%। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मिश्रण में जल कितना था? 24 सही 2/7%। ठीक है, एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 में मिलाए गए हैं तथा एक अन्य गिलास में 6:1 में। देखिए एक गिलास में तो क्या है रेशियो? 3:5, और दूसरी गिलास में रेशियो कितना है? 6:1 मिल्क और वाटर का। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी 1:1 के अनुपात में हो जाए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को एलिगेशन में सोल्व करिएगा। देखिए मिलाने के बाद क्या कंडीशन आ रही है? 1:1।
तो अब यहाँ आप तो चाहे तो आप पानी की कंडीशन ले लीजिए या दूध की कंडीशन ले लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। देखिए एलिगेशन से इसमें आपका दूध की मात्रा कितनी रही होगी, 3/8 यही रही होगी ना, और इसमें दूध की मात्रा कितनी रही होगी, 6/7। ठीक है, और जब मिक्स होने के बाद क्या कितनी मात्रा रही होगी, 1/2। तो ठीक है, आप इसको कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपका इधर का रेशियो कितना था और इधर का रेशियो कितना था। ठीक है, जब इसको सोल्व करिए आप, 3/8 में से जब आप 1/2 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, 8। तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 में से 4, तो ये क्या आएगा आपके पास, 1/, एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 में मिलाए गए हैं। ठीक है, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो एक गिलास में तो कितना है हमारे पास, 3:5। कितना दिया हुआ है, 3:5। और दूसरी गिलास में तथा एक अन्य गिलास में 6:1 में है। ठीक है, 6:1 में। दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का जो अनुपात है वो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। ठीक है, अब आप इसे एलिगेशन मेथड से सोल्व करिए, आराम से सोल्व होगा। ठीक है, कोई भी एक क्वांटिटी उठा लीजिए, या तो मिल्क या वाटर की। देखिए मिल्क इधर कितना होगा हमारे पास, 3/8। इधर मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास, 6/7। और मिलाने के बाद क्या बची होगी, टोटल एक 1/2। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा कि किस अनुपात में हमने मिलाया था। तो ठीक है, जब आप इनको इसको इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1/8। ठीक है, सोल्व करके देख लेना, 1/2 में से 3/8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/8। और जब इन दोनों में को माइनस करोगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 5/14। ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशियो आया, ये 5/14 अनुपात 1/8। इसे सोल्व कर लीजिए, 14 और 8 का एलसीएम क्या था, 56। तो ऊपर भी 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा, 14 चौक 56, मतलब ये क्या आएगा इधर, ये तो आएगा 20 अनुपात, और इसको काटोगे तो क्या आएगा, 8 7 56, मतलब 20:7। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब किस अनुपात में मिलाया हमने, 20:7 में। ठीक है, मतलब जब हम इनको किस अनुपात में मिला रहे हैं कि हमारा इसका अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती ना, तो इसका ये वैल्यू है दोनों, तो इनका रेशियो निकाल दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस अनुपात में मिलाया था हमने, 20:7 के अनुपात में मिलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 बर्तनों में दूध तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 4:5:8 में है। ठीक है, तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी क्रमशः 5:3, 4:1 तथा 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण को निकाल कर मिलाया जाए तो उसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको भूल जाइए, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, यूज नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं तीनों में से 1-1 लीटर की मात्रा निकालता हूँ, मान लेता हूँ कि अगर मैं 1-1 लीटर की इसमें से मात्रा निकालता हूँ, तो इसमें से दूध कितना निकलेगा, दूध और पानी की क्वांटिटी कितनी है, 5:3। तो इसमें से अब देखिए आप, मेरे पास दूध में से अगर इसमें से मैं 1 लीटर निकालना चाहूँ तो दूध की क्वांटिटी कितनी, 5। टोटल क्वांटिटी कितनी है मिश्रण की, 8। और 1 लीटर निकालना चाहूँ तो 1 लीटर, ये कंडीशन होगी ना। इसमें से ये निकालना चाहूँ, ये निकालूंगा अगर मैं दूध निकाल रहा हूँ। सेकेंड वाले रेशियो में देखिए, 4:1, दूध की क्वांटिटी कितनी, 4। टोटल कितना, 5। अगर 1 लीटर निकालना चाहता हूँ तो 1। ठीक है, अगर मैं पूरे मिश्रण में से अगर एक निकालना चाह रहा हूँ तो एक भाग इससे भी निकलेगा और एक भाग इससे भी निकलेगा ना। ठीक है, वही तो मैं करना बताना चाह रहा हूँ आपको। अब तीसरा भाग है आपका 2:3, तो दूध का भाग कितना, 2। टोटल भाग कितना, 5। अगर इसमें से भी कितना, 1 लीटर निकालना चाह रहा हूँ, 1 लीटर टोटल निकलेगा। ठीक है, मिल्क और वाटर, मतलब 1 लीटर निकालना चाह रहा हूँ तो 5/8 का एक भाग बचा, कितना, दूध है ना, ये वाटर है, तो वाटर कितना, 3 भाग। टोटल भाग कितना, 8, तो इसका भी एक भाग। ठीक है, इन दोनों में से अगर एक एक भाग निकालूंगा तब जाके मेरा 1 लीटर निकलेगा ना। ठीक है, ये दोनों मिला के 1 लीटर निकल रहा है, समझ रहे हो आप इनको। अगर आपकी विश्वास, अगर आपको थोड़ा इसको क्लियरफाई करना हो तो आप इसको दो जोड़ के देख लो, 5/8 प्लस 3/8 क्या निकल के आएगी, 1 लीटर, एक एक वैल्यू एक ही निकल के आई ना। मतलब ये कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है कि एक निकाल रहे हैं हम, तो सेम यह कंडीशन क्या आ जाएगी, 4:1 है। तो वाटर कितना, 1 है, टोटल कितना, 5 है, तो एक एक भाग निकाल रहा हूँ। इधर वापस क्या है, दो दो मिल के तो 3 क्या हो जाएगा, वाटर। 3 5, टोटल क्या है, 5 है, तो इसमें से भी 1 लीटर निकाल रहा हूँ। तो ये तो क्या हुआ कि हमने जो टोटल मिल्क निकाला और टोटल ये क्या हुआ जो हमने ये ये पानी की मात्रा आ जाएगी निकल हुई, तो क्या आ जाएगा ये, 5/8 प्लस 4/5 प्लस 2/5। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/8 प्लस 1/5
प्लस 3/5। ठीक है, ये तो आपके पास क्या आ गई, दूध की मात्रा, और ये क्या आ गई आपके पास, पानी की मात्रा। इन दोनों का रेशियो निकाल लो। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, तो ये एलसीएम क्या आएगा इसका, 40। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 5 25। इधर कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 चौक 32। इधर भी जाएगा 8 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 16। तो 32 और 16 कितना होता है, 48। 48 और 25 कितना होता है आपके पास, 73। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 73/40। ये तो क्या आ गई आपके पास, मिल्क की क्वांटिटी, और वाटर की क्वांटिटी निकालनी है तो इधर से निकाल लो। वापस एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 40, 5 15 प्लस 8 प्लस 24। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32। 32 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास, 47/40। ठीक है, यही आई ना दोनों की वैल्यू। तो अब आप देखिए आपके पास अनुपात क्या आया, मिल्क अनुपात वाटर, मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना आया। दूध की क्वांटिटी क्या आई आपके पास, 73/40, और इसकी क्वांटिटी क्या आई, 47/40। अनुपात निकाल रहे तो नीचे कट जाएगा 40 40। तो ये क्या आ जाएगा, 73/47, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखो एक चीज समझ लीजिएगा कि मतलब अगर 5:3 है ना, और मेरे को अगर 1 लीटर मिश्रण 1 लीटर मिश्रण निकालना है, तो वो 1 लीटर जो मैं निकालूंगा ना, वो एक मेरे का इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा। ठीक है, तो इसका भी एक भाग निकलेगा और इसका भी एक भाग निकलेगा, तब जाके मेरा 1 लीटर कंप्लीट होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है। ठीक है, मतलब 5/8 से भी एक भाग निकलेगा और 3/5 से भी एक भाग निकलेगा, अगर 1 लीटर निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। तो मतलब इनकी आय क्या मान लेता हूँ मैं, 3x, और इसकी क्या मान लेता हूँ, 2x। और क्या कह रहे हैं, खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 रुपये की बचत बचाता है तो अमित की वार्षिक क्या आय क्या होगी। इधर अमित की वार्षिक क्या है, 3x। तो ठीक है, बचत कितने की कर रहे हैं दोनों, 1,000 रुपये की। ठीक है, और ये भी कितनी, 1,000 रुपये की। और बचत के बाद इनका क्या होता है, खर्चे ही बचा होगा ना, तो खर्च का रेशियो क्या हो जाता है, 5/3। इसको सोल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9x माइनस का 3,000 इक्वल टू 10x माइनस का 5,000। ये देखिए 9x इधर जाएगा तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2,000। हमको क्या निकालनी है, अमित की निकालनी है। तो अमित का क्या है, 3x है, तो 3 इंटू 2,000। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6,000, मतलब कितना, 6,000। अमित की वार्षिक आय कितनी आ जाएगी, 6,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 1,050 रुपये को पी, क्यू तथा आर के बीच बांटा गया है। ठीक है, यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 है, मतलब P अनुपात Q प्लस R जो दे रखा है ना, वो क्या है, Q प्लस R का संयुक्त भाग, मतलब ये तो कितना आ गया हमारे पास, 5। और P का भाग कितना है हमारे पास, 2। मतलब कितना आ गया इनका रेशियो, 2:5। अब हमें निकालना क्या है, तो P की राशि ज्ञात करो। क्या निकालना, हमें P निकालना है ना। ठीक है, P का अनुपात कितना है, 2। इनके अनुपातों का टोटल तीनों का योग कितना है, 2/7। टोटल अमाउंट कितना हमारे पास, 1,050। तो निकाल लीजिए हमारे पास पी का जो अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा ये, 150 बार। तो ये कितना, 300 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, पी को राशि आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। मतलब योगफल तो ये दो संख्या मैं मान लेता हूँ, एक x है और एक y। तो योगफल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और इनका अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। अब देखिए क्या कंडीशन दे रखी, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है। मतलब जो योगफल है ना वो अंतर का कितना है, 3 गुना है। मतलब क्या कंडीशन है, ये आ जाएगी, ये वाला और ये वाला इक्वल है ना, मतलब अंतर का 3 गुना। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, हमारे को इनका अनुपात ही चाहिए ना। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस का 3y। ये y को इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, 2x। 3x में से x जाएगा तो 2x, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4y। तो अब देखिए x बटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4/2। इसको आप आगे और सोल्व कर लेते हो, ये क्या आएगा, 2/1। तो x की वैल्यू तो कितनी है, 2, और y की वैल्यू 1। मतलब x अनुपात y क्या निकल के आया आपके पास, 2:1, और ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए चाल का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5। मैं मान लेता हूँ 3, 4, 5 इनकी चाल है। अब देखिए ये तो क्या स्पीड, डिस्टेंस क्या उनकी,
एक ही दूरी तय, मतलब एक ही दूरी, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 4 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 60, मतलब एक समान दूरी आ गई ना। अब इनको ठीक है, तो यहाँ समय निकाल दीजिए, हमारे पास समय का रेशियो आ जाएगा। तो इसको समय कितना लगता है 60/3, इसको तो कितना लगता है 20 समय, इसको कितना समय लगेगा 15 समय, 60/4 15, और इसको कितना समय लगेगा हमारे पास 60/5, मतलब कितना 12 समय। तो अनुपात कितना निकल के आया हमारे पास 20:15:12, और ये क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बी व सी की कुल आय, ठीक है, कुल आय 76,000 रुपये है, और वे अपनी आय का क्रमशः 30%, 25% और 20% बचाते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:5:6 है, तो ए व बी की कुल आय सी की आय से कितनी अधिक है। ठीक है, अब देखिए 30% की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, ये है ना। वही कि अगर बचत इतने प्रतिशत बचत करते हैं, उनका अनुपात ये है, तो अगर 30% की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है, 25% की वैल्यू अगर हमारे पास 5 है, ठीक है, और 20% की वैल्यू अगर हमारे पास 6 है, ठीक है, यही दे रखा है ना, ये तो ए की, ये बी की, और ये सी की। तो इनका 100% निकालो, आय का अनुपात आ जाएगा। तो अगर 30% 4 है, तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास 4/30 × 100, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 40/3। ठीक है, और इसकी 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर 25% 5 है, तो 100% कितना 20 ही निकल के आएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा 20, और ये 20% अगर 6 है, तो 100% कितना निकल के आएगा 30। तो इनका कितना निकल के आएगा आय का अनुपात, ये आय का अनुपात है ना 100%। ये देखियो 30% तो बचत थी, तो आय तो 100% ही होगी ना। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इस 3 को हटाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, इससे भी 3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ये क्या अनुपात निकल के आएगा 40:60:90, एक एक जीरो और हटा दो, तो ये क्या आएगा 4:6:9। अब देखिए टोटल आय कितनी है हमारे पास 76,000, और आय का अनुपात कितना दे रखा है इसमें 4:6:9। तो ए बी और सी का आप हिस्सा निकाल लो, तो कितना निकल जाएगा ये 76,000। ए का जब हम हिस्सा निकालेंगे तो 76,000 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 19। इसको काटोगे आप तो ये कितना आएगा 4 बार, ठीक है, 4 बार, और कितने जीरो हैं ये 1 2 3, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आएगी 16,000। इसी तरह से बी का कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 4,000 आ रही है, तो 4 की कितनी आई थी 16,000, ये कितना है 6, तो ये कितने आ जाएगी 6 चौक 24, 24,000। और ये तो क्या है ए का बी का और सी का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना है ना 9 9 चौक 36, तो ये आ गया 36,000। अब उसने पूछा क्या हमारे से तथा ए तथा बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी हो रही है हमारे पास 16 और 24 कितना हो रहा है 40,000 हो रही है ना, और ये कितनी है 36,000। से कितना अधिक है, कितना अधिक है ये 4,000 अधिक है। किससे अधिक है, इससे अधिक है, तो निकाल लो प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा 4,000 ही अधिक है ना सी से, किससे अधिक है सी से 36,000 इंटू 100, प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, इसको थोड़ा अलग, थोड़ा लेंथी हो गया तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 100, तो 100/9 की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास 11.11%, और ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए उसने ये सी से आय से कितनी अधिक है, तो अधिक तो कितनी 4,000, हमारा आंसर तो यही खत्म हो गया था कि 4,000 अधिक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने इसका क्या परसेंटेज भी निकाल लिया, ठीक है, तो परसेंटेज कितना अधिक हो गया 11.11% अधिक होगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि आय कितनी अधिक होगी, तो आय 4,000 ही अधिक होगी। अगर परसेंटेज में पूछता तो कितना निकल के आ जाता है 11.11%। तो हमारा क्या आंसर आया यहाँ कि ए तथा बी की कुल आय सी से कितनी अधिक है 4,000 अधिक है। ठीक है, किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:4 है, ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 5:4। अब वो क्या कह रहा है कि यदि उसमें से 18 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो उस दूध दूध व पानी का अनुपात 5:13 हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखिएगा क्या कह रहा है 18 लीटर मिश्रण निकालता है। तो ठीक है, अगर इस रेशियो में से अगर वो 18 लीटर मिश्रण निकाल रहा है ना, तो निकालने का रेशियो भी जो मिश्रण में से जो निकल रहा है वो भी 5:4 के अनुपात में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ मिल्क की क्वांटिटी तो कितनी आ जाएगी, अगर ये 5 दे रखी है ना, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 9, मतलब एक की 18 जाने में 2 से मल्टीप्लाई, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी निकलेगी 10, और वाटर की क्वांटिटी कितनी निकलेगी 8। मतलब 18 लीटर जो पानी 18 लीटर जो मिश्रण निकल रहा है ना, उसमें 10 लीटर तो क्या है मिल्क, और 8 लीटर क्या है वाटर। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन थी हमारे पास
5:4 के अनुपात में था ना, तो हम मान लेते हैं कि 5x तो दूध था और 4x पानी था। अब इसमें से क्या हो रहा है कि क्या क्या निकाला, 10 लीटर तो क्या निकाला, इसमें से दूध निकाला, मतलब 10 दूध निकाला, और पानी कितना निकला, 8 निकला। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है वो, उतना ही पानी डाल दिया जाए, मतलब कितना, 18 लीटर वापस पानी डाल दिया जाता है। तो ये अनुपात क्या आ जाता है हमारे पास, 5/13। यही तो कंडीशन है, इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, कुल कितना मिश्रण था तो वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए, 13×5 कितना आएगा, 65x माइनस का 130 इक्वल टू 20x माइनस का 40 प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 90। इसे सोल्व करिए, ये देखो x इधर जाएगा तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 45x। ठीक है, और ये 130 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 130 और 90 कितना हो जाएगा, 220। 220 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 180। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4। कुल मिश्रण कितना था हमारे पास, 5 और 4 के अनुपात में था ना, मतलब कितना, 5x और 4x, मतलब कितना था ये हमारे पास, टोटल 9x। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 लीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ टोटल क्वेश्चन 123, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, तो रेशियो और प्रोपोर्शन भी यहाँ एंड हो चुका है। तो इसी कड़ी में अगला जो चैप्टर हम लाएंगे, वो अब जो हम लाने वाले हैं वो है SI और CI। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि दिन में एक एक जो वीडियो वो इस पे आए और एक दूसरा जो वीडियो हम डाल रहे हैं, ठीक है, हमारा उसमें टाइम वर्क और टाइम स्पीड और पाइप सिस्टम खत्म हो गया, तो बचा उसमें एक तो ट्रेन है और एक बोट एंड स्टीम है। ठीक है, तो एक वीडियो इनमें से और एक वीडियो इनमें से, डेली एक एक वीडियो आपके लिए आता रहेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे हम एक अलग से वीडियो बनाकर या अगले वीडियो में उन क्वेश्चनों को भी समझा दिया जाएगा जो आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।